डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वांटम मैकेनिक्स। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं तो जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो आपने फर्स्ट सेम में भी पढ़ा है और सेकंड सेम में भी क्वांटम मैकेनिक्स आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो जो क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स में होता क्या है कि जो आपने फर्स्ट सेम में पढ़ा था, तो फर्स्ट सेम में क्वांटम मैकेनिक्स में आपने पढ़ा था अप्रॉक्सीमेशन मेथड, जिसमें आपने पार्ट 1 पढ़ा हुआ था। और अब सेकंड सेम की अगर हम बात करते हैं तो अप्रॉक्सीमेशन मेथड जो है उसका सेकंड पार्ट आपको पढ़ने को मिलेगा, जिसमें हमें पढ़ना क्या है, वेरिएशनल मेथड। अप्रॉक्सीमेशन मेथड जो पार्ट 2 है उसका सबसे पहला टॉपिक है वेरिएशनल मेथड। तो इसको जानने के लिए चलना पड़ेगा बोर्ड पे, तो चलते हैं बोर्ड पे। वेरिएशनल मेथड होता क्या है वो जानेंगे। तो वेरिएशनल मेथड होता क्या है उसका जस्ट ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ कि वेरिएशनल मेथड होता क्या है, किस तरह से वो वर्क करता है, क्या चीज़ है, वो सब बताता हूँ। तो होता क्या है, वाई वेरिएशनल मेथड वी एस्टिमेट ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ये जो जीएस लिखा है, जीएस का मतलब है ग्राउंड स्टेट, जीएस का मतलब होगा ग्राउंड स्टेट एनर्जी, फॉर विच वी हैव द नॉलेज ऑफ हैमिल्टोनियन। मतलब जिसका हमें हैमिल्टोनियन तो पता होगा, लेकिन क्या पता नहीं होगा, डोंट हैव द नॉलेज ऑफ वेव फंक्शन। यानी हम क्या कह सकते हैं कि वेरिएशनल मेथड की हेल्प से हम किस चीज़ को एस्टिमेट कर सकते हैं, ग्राउंड स्टेट एनर्जी को एस्टिमेट कर सकते हैं किसी भी सिस्टम के लिए। लेकिन उस सिस्टम में कंडीशन क्या है, कंडीशन उसमें यह है कि उसका हमें हैमिल्टोनियन तो पता होगा, लेकिन हैमिल्टोनियन पता होने के बावजूद भी हमें उसका जो वेव फंक्शन है वो बिल्कुल भी पता नहीं होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हैमिल्टोनियन है यानी H, वो कैसा होगा, हमें उसकी नॉलेज होगी, या हम लिख सकते हैं हैमिल्टोनियन जो है वो कैसा होगा, नोन होगा, हमें पता होगा, लेकिन उसका जो वेव फंक्शन है उसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं होगी, या हम बोल सकते हैं कि जो वेव फंक्शन है वो हमारे लिए अननोन होगा। वेव फंक्शन हमारे लिए कैसा होगा, बिल्कुल ही अननोन होगा। तो एक बार फिर से बता देता हूँ, वेरिएशनल मेथड की हेल्प से हम करते क्या हैं, वी एस्टिमेट ग्राउंड स्टेट एनर्जी फॉर द सिस्टम for which we have the knowledge but don't have the knowledge of wave function। यानी हम करते क्या है, वेरिएशनल मेथड की हेल्प से हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालते हैं किसी भी सिस्टम के लिए, ऐसा सिस्टम जिसका हैमिल्टोनियन तो हमें पता होगा, लेकिन उसके वेव फंक्शन के बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं होगी। तो होगा क्या, यहाँ पे हमको H नोन होगा, साइन जो है वो अननोन होगा। साइन क्या है, वेव फंक्शन है, और हमें यहाँ पे निकालना क्या है, एनर्जी निकालना है। अप्रॉक्सीमेट एनर्जी हम फाइंड करेंगे, अप्रॉक्सीमेट एनर्जी हमें यहाँ पे फाइंड करना है। इसी एनर्जी को हम क्या बोल सकते हैं, ग्राउंड स्टेट एनर्जी बोल सकते हैं। इसी को लिख देता हूँ मैं साइड में, ग्राउंड स्टेट एनर्जी। यानी हमें करना क्या है, हैमिल्टोनियन पता होगा, साइन अननोन होगा, और हमें एनर्जी निकालना है। कहाँ निकालना है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालना है। अब स्टूडेंट्स होता क्या है, जब हम वेरिएशनल मेथड को यूज़ करते हैं तो उसमें हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी तो फाइंड करते ही करते हैं, लेकिन हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की भी एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, सेकंड एक्साइटेड स्टेट की भी एनर्जी हम फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से हम आगे जा कर के कई सारी स्टेट की एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमें पढ़ना कौन सा है, सिर्फ ग्राउंड स्टेट एनर्जी हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब सेकंड एक्साइटेड स्टेट की बात की जाए या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात की जाए तो उसकी एनर्जी हम क्यों निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, अब हमें वो देखना है। तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन ये आता है कि हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी कब निकाल सकते हैं, सेकंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी कब निकाल सकते हैं, एंड सो ऑन। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास when we can find first excited state energy, first excited state energy and second excited state energy and so on। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि किस केस में कब ऐसा होगा जब हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी निकाल सकते हैं, या फिर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी निकाल सकते हैं, या फिर फर्दर एनर्जीज हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, कब फाइंड कर सकते हैं।
तो इसका लॉजिक सिर्फ इतना सा होता है कि अगर हमारे पास पोटेंशियल कैसा हो, इवन हो, कहने का मतलब है इफ वी हैव इवन पोटेंशियल, इफ वी हैव इवन पोटेंशियल। तो इवन पोटेंशियल का मतलब क्या है, जैसे अगर हम पोटेंशियल की बात करते हैं v ऑफ x, तो v तो आप जानते होंगे पोटेंशियल होता है, तो v ऑफ x की अगर हम बात करें तो ये कैसा होना चाहिए स्टूडेंट्स, इवन होना चाहिए, ठीक है। और इवन जो भी फंक्शन होते हैं वो सब के सब y एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होते हैं, ये भी आपको पता है। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, और सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। तो इस तरह के फंक्शन के लिए हम सेकंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी या इससे आगे की एनर्जी हम फाइंड कर सकते हैं। अब इवन सर हमें तो ये पता ही नहीं है, जानकारी नहीं है कि इवन पोटेंशियल हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था। आप लोगों ने पढ़ा होगा हार्मोनिक ऑसिलेटर, उसमें हम लोगों ने पोटेंशियल जो फाइंड किया था, मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे हम लोगों ने उसमें जो निकाला था उसका डायग्राम। अच्छा यहाँ पे देख सकते हैं, स्पेस है, ये देखिए हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो पोटेंशियल निकाला था उसका फोटो कुछ इस तरह का है, हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए हम लोगों ने पोटेंशियल जो निकाला था उसका कर्व कुछ इस तरह का मिलता है। इसकी इक्वेशन क्या होती है, v ऑफ x इज इक्वल टू 1/2m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। वैसे तो देखा जाए ये पैराबोलिक कर्व है, और आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं कि जब पावर x में इवन हो तो सिमेट्रिकल ग्राफ बनता है y एक्सिस के अलोंग। तो ये y एक्सिस के अलोंग ग्राफ आया है। तो इस तरह के फंक्शंस के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी और सेकंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हमें पढ़ना कौन सा है, सिर्फ ग्राउंड स्टेट की एनर्जी हमें निकालना है। तो अब वो कैसे निकालते हैं देखते हैं। तो स्टूडेंट जो हमारा वेरिएशन मेथड है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये क्वेश्चन इसमें अराइज होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा वेरिएशनल मेथड है वो वेरिएशनल प्रिंसिपल पे काम करता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर वेरिएशनल प्रिंसिपल क्या होता है। यार वही आज का टॉपिक है हमारा मेन, जिसको हमें कवर करना है विद अ डेरिवेशन, यानी वेरिएशन प्रिंसिपल जो है विद अ डेरिवेशन आज के लेक्चर में उसको हमें कवर करना है। तो वेरिएशन प्रिंसिपल क्या होता है, चलते हैं बोर्ड पे देखिए। तो वेरिएशनल प्रिंसिपल क्या होता है, इट गिव्स अस एन अपर बाउंड ग्राउंड स्टेट एनर्जी एंड अकॉर्डिंग टू इट। अब उसके अकॉर्डिंग होता क्या है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज लेस देन और इक्वल टू द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन इन एनी नॉर्मलाइज्ड आर्बिट्रेरी स्टेट। इसका मतलब है कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो आप फाइंड करेंगे वो हमेशा हैमिल्टोनियन से या तो कम होगी या उसके इक्वल होगी, नेवर बी ग्रेटर देन इट। तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर लिखने को आए तो क्या लिखेंगे हम उसको, कि जो भी हमारा ग्राउंड स्टेट में एनर्जी है वो हमेशा हैमिल्टोनियन से कैसा रहेगा, कम रहेगा या उसके इक्वल भी हो सकता है। तो EGS का मतलब यहाँ पे क्या है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, और H यहाँ पे क्या होता है, हैमिल्टोनियन होता है। और अगर हमें H को रिप्रेजेंट करना है तो हम किस तरह से करेंगे, तो H को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, H इज इक्वल टू साइन एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो हम लिख रहे हैं वो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, यानी जो हैमिल्टोनियन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू है उसको हम इस तरह से बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो साइन है, साइन क्या होता है, जो साइन है हमारा वो है एनी नॉर्मलाइज्ड स्टेट, या फिर उसको हम बोल सकते हैं एनी आर्बिट्रेरी नॉर्मलाइज्ड स्टेट, एनी आर्बिट्रेरी नॉर्मलाइज्ड स्टेट। तो एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। जो वेरिएशनल मेथड है वो वेरिएशनल प्रिंसिपल पे वर्क करता है। वेरिएशनल प्रिंसिपल क्या कहता है कि ग्राउंड स्टेट में आप जो एनर्जी फाइंड करते हैं किसी भी सिस्टम की, वो हमेशा उसके हैमिल्टोनियन से कैसा होना चाहिए, या तो कम होगा या फिर उसके इक्वल होगा, नेवर बी ग्रेटर देन इट, ठीक है। और जो हम इसको रिप्रेजेंट अगर करना चाहते हैं मैथमेटिकली तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, EGS इज लेस देन और इक्वल टू H, H मतलब हैमिल्टोनियन है, इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, और H को हम इस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो साइन है हमारा वो क्या है, एनी आर्बिट्रेरी नॉर्मलाइज्ड स्टेट।
अब हम बढ़ते हैं इस चीज़ की तरफ, इसको हमें डेरिवेट करना है, तो इसको हम डेरिवेट किस तरह से करेंगे अब हमें वो देखना है। तो स्टूडेंट्स अब हमको देखना है वेरिएशन प्रिंसिपल का प्रूफ, जो कि आज का हमारा टॉपिक है कि वेरिएशन प्रिंसिपल सर आपने जो बताया है EGS इज लेस देन इक्वल टू H, H मतलब हैमिल्टोनियन, तो उसको हम किस तरह से प्रूफ करेंगे वो हमें देखना है। तो हम मान लेते हैं कि H हमारे पास कोई एक फंक्शन है, हैमिल्टोनियन है मान लिया है, इट इज करस्पॉन्डिंग टू डायनेमिकल वेरिएबल। सर डायनेमिकल वेरिएबल आपने एनर्जी को क्यों माना? अरे भाई हम फाइंड क्या कर रहे हैं? एनर्जी फाइंड कर रहे हैं ग्राउंड स्टेट लेवल की, ठीक है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ एनर्जी हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की भी निकाल सकते हैं, सेकंड एक्साइटेड स्टेट की भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है? उसके लिए कंडीशन ये है कि जो हमारे पास फंक्शन है वो इवन फंक्शन होना चाहिए, या फिर हम उसको बोलेंगे सिमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए। तो होता क्या है, इट इज करस्पॉन्डिंग टू डायनेमिकल वेरिएबल, और डायनेमिकल वेरिएबल कौन सा है हमारे पास? एनर्जी है। एक इसमें इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता दूं जिसको आप हैशटैग करके नोट कर सकते हैं, क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स आर हर्मिशियन। जितने भी क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर आपको देखने को मिलेंगे वो सब के सब क्या होते हैं? हर्मिशियन होते हैं। तो इसको मैं इस तरह से डिज़ाइन बना देता हूँ घिची पिची करके, ये मैंने डिज़ाइन बना दी, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं। अब हर्मिशियन ऑपरेटर होते हैं, क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर जो है वो सारे हर्मिशियन हैं। तो हर्मिशियन ऑपरेटर में क्या क्वालिटीज़ होती हैं? रियल आइगन वैल्यूज, उनके पास हमेशा रियल आइगन वैल्यूज होती हैं, और क्या होता है? आइगन फंक्शंस आर ऑर्थोनॉर्मल एंड फॉर्म अ कंप्लीट सेट। अब इसमें दो चीज़ें आ गई हैं, एक तो है ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन और दूसरी आ गई हमारे पास कंप्लीटनेस कंडीशन। अब ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन या कंप्लीटनेस कंडीशन क्या होता है उसको अब देखते हैं, चलते हैं बोर्ड पे, दोबारा से इसको साफ करना पड़ेगा, तो इसको मैं साफ कर देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ आपको कंडीशन सेट क्या होता है, ठीक है। रोकी तो नहीं चल रही ना? चल रही। तो सबसे पहले हमें देखना है ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन। तो ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन का मतलब क्या होता है? जैसे अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है, जैसे साइन जो फंक्शन था, अगर हम उसको लिखते हैं इस तरह से, तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होती है? डेल्टा m, n, ये वैल्यू होती है, और ये वैल्यू इक्वल होती है एक बार 1 के और एक बार 0 के। अब सर 1 कब होता है, 0 कब होता है? 1 होता है तब जब m और n इक्वल हो, और जब m और n इक्वल ना हो उस केस में इस फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0, या बोल सकते हैं डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। इसको हम बोलते हैं ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन। अब बात आती है कंप्लीटनेस कंडीशन क्या है, तो यहाँ साइड में देख लेते हैं कंप्लीटनेस कंडीशन। इसका एक नाम और होता है, वो भी मैं बता देता हूँ, क्लोजर कंडीशन, इसको बोलते हैं क्लोजर कंडीशन। कंप्लीटनेस कंडीशन बोलो या क्लोजर कंडीशन बोलो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंप्लीटनेस कंडीशन क्या है हमारे पास? समेशन m इज इक्वल टू 1 to n, और हम इसमें क्या लिख सकते हैं? इस तरह से साइन m इज इक्वल टू आई ऑपरेटर। आई ऑपरेटर तो आप सब जानते ही होंगे क्या होता है। आई ऑपरेटर होता है यूनिट ऑपरेटर, यूनिट वेक्टर होता है आई ऑपरेटर। तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीटनेस कंडीशन या फिर क्लोजर कंडीशन, ठीक है। अब इसका यूज़ क्या होता है उसको हमें देखना है आगे। तो स्टूडेंट्स क्लोजर कंडीशन जो हम लोगों ने फाइंड की है जस्ट अभी, क्लोजर कंडीशन मैंने आपको बताया था क्या होती है। समेशन m इज इक्वल टू 1 to n, फंक्शन हमारा कौन सा था? साइन था। और इसको हम लिखते हैं आई ऑपरेटर। तो ये जो हमारे पास क्लोजर कंडीशन है वो कब यूज़ करते हैं, कब काम आती है वो देख लेते हैं। क्लोजर कंडीशन इम्प्लाइज दैट एन आर्बिट्रेरी वेव फंक्शन कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आइगन स्टेट्स ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर। इसकी हेल्प से हम करते क्या है, जो हमारे पास आर्बिट्रेरी वेव फंक्शन है उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आइगन स्टेट्स में लिख सकते हैं। अब कैसे लिख सकते हैं वो हमें जानना है, तो उसको हम देखेंगे कि हम उसको किस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूँ पहले,
फिर आपको डिटेल में बताता हूँ कि कैसे लिखेंगे। बस आपको क्या करना है, ये जो क्लोजर कंडीशन है उसको याद रखना है कि क्लोजर कंडीशन क्या थी। सिंपल सा है, तो उसको आप लोग याद रख सकते हैं। अब देखते हैं आगे। तो होता क्या है, जैसे हमारे पास जो फंक्शन था साइन, उसको हम लिख सकते हैं भाई, किसी भी चीज़ को आप अगर आई से मल्टीप्लाई कराते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आई तो क्या होता है, यूनिट होता है। और आई की वैल्यू हमको पता है क्लोजर कंडीशन से, क्या लिख सकते हैं, समेशन m इज इक्वल टू 1 to n, फंक्शन हमारे पास है साइन m, ये हमारे पास फंक्शन होता है। तो इसकी हल से हम क्या कर सकते हैं, आई कैप की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो जब ये आई कैप की वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे तो क्या मिलेगा फंक्शन हमें, उसको देखते हैं। तो आई कैप की जगह पे सिर्फ वैल्यू रखना है, तो होगा क्या, समेशन m इज इक्वल टू 1 to n साइन m, ये वैल्यू वो हो गई। और इसके बाद ये आएगा साइन फंक्शन जो है। अब यहाँ पे आप देखो, ये जो है इन दोनों का हो गया पैचअप, ठीक है। तो अब हमारे पास जो फंक्शन है साइन, वो इस तरह का आ चुका है, ठीक है। अब इसके बाद जो यहाँ पे साइन है, वो आपको मैं बता दूं क्या होता है, आइगन स्टेट ऑफ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो है साइन अपने पास, वो क्या है, आइगन स्टेट ऑफ मिशन ऑपरेटर, ठीक। तो इतना आप लोगों को आ गया होगा समझ में। इसके बाद होता क्या है, जैसे हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास H है उसके अगर हम 3 स्टेट्स मान लें, 3 आइगन स्टेट्स मान लें, तो 3 आइगन स्टेट्स जब उसके हम मानेंगे तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं 3 आइगन स्टेट इसके, 3 आइगन स्टेट्स। अब मैं जो इक्वेशन लिखने वाला हूँ वो आप लोगों को बहुत अच्छे से आती होगी। इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, H साइन इज इक्वल टू E साइन, ये होती है हमारे पास इक्वेशन। ये इक्वेशन सब लोग आप जानते होंगे। तो अगर हम मान लेते हैं साइन 1, तो यहाँ पे हो जाएगा E1 साइन 1। इसी तरह से अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो H को क्या लिख सकते हैं, साइन 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 साइन 2। और अगर हम थर्ड के लिए बात करते हैं तो हो जाएगा H कैप इज इक्वल टू H कैप साइन 3 इज इक्वल टू E3 साइन 3। तो इस तरह से हम लोगों ने 3 आइगन स्टेट माने थे जिनको इस तरह से लिखा हुआ है। अब इन 3 आइगन स्टेट में होगा क्या, इसको जब हम आगे प्रोसीड करेंगे, देखिए इसमें होता क्या है कि हमें हैमिल्टोनियन के बारे में तो जानकारी है, ये मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था कि जो एनर्जी हमें निकालना है किसी सिस्टम की, तो उसके हैमिल्टोनियन की तो हमें नॉलेज है, नोन है। लेकिन हमें एक्चुअल में क्या है कि उसका वेव फंक्शन बिल्कुल नहीं पता, उसके वेव फंक्शन के बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, जो साइन है वो हमारे पास कैसा है, अननोन है। अब यहाँ पे 1 2 3 है, तो इसको लिख सकते हैं इस तरह से, इसमें लिख दूँ मैं आई। तो आई का मतलब क्या है, 1 होगा, 2 होगा, 3 भी हो सकता है। तो ये जो है वो कैसा होगा, अननोन है। जो साइन है हमारे पास वो कैसा है, अननोन है। लेकिन ये एग्जिस्ट करता है एनर्जी के लिए। अगर हम बात करें तो जो फंक्शन है वेव फंक्शन, वो डेफिनेटली क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो अब इसके बाद हमें करना क्या है, ये जो फंक्शन हम लोगों ने फाइंड किया है भाई, इसमें m की वैल्यू जो है 1 2 3 अप टू n तक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देते हैं, 1 रख देते हैं। समेशन लगाए तो एडिशन तो हो गई होगा, तो उसको रख के मैं आपको बताता हूँ क्या सिचुएशन आएगी। तो अब इसमें जब हम m की वैल्यू को 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 3 आइगन वैल्यू हम लोगों ने माना, तो 3 तक वैल्यू रख के देखते हैं तो क्या आएगा, इज इक्वल टू, सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास साइन 1 साइन प्लस, अब इसमें रखना है हमें 2, तो क्या आएगा, साइन 2 साइन प्लस, समेशन है इसलिए प्लस भी अप्लाई करते जा रहे साथ में, साइन 3 और साइन। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब इस इक्वेशन में क्या है, इसको अगर हम मान लें A1, इसको अगर हम मान लेते हैं A2 और इसको अगर हम मान लेते हैं A3,
तो ये इक्वेशन किस फॉर्म में आ जाएगी। अच्छा, इसमें जो A1 A2 A3 है, अगर इनका हम ये सीरियल चेंज कर देते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। तो क्या सिचुएशन बनेगी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, A1 sin1 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, A2 sin2 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, A3 sin3। इसको मान लिया है फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन के बाद हमें एक इक्वेशन की और ज़रूरत है। सेकंड इक्वेशन हम किस तरह से फाइंड करेंगे, अब हमें वो देखना है। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास हैमिल्टोनियन था उसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं। और अभी हम लोग ये फर्स्ट इक्वेशन निकाल चुके थे, साइन की क्या लिखी थी, A1 sin1 प्लस A2 sin2 प्लस A3 sin। अब इसका हमें यूज़ करना है। हम करते क्या है, यहाँ पे हम जो H हमारे पास हैमिल्टोनियन है इसको हमें ब्रा बनाना है। तो ब्रा हम इसको किस तरह से बनाएंगे, क्या करेंगे, A1 स्टार sin1 A2 स्टार sin2 प्लस A3 स्टार sin3। ये साइन की जो वैल्यू है वो ये रख दी, इसका ब्रा बना के ये वैल्यू रख दी यहाँ तक। यहाँ पे ये इस साइन की वैल्यू रखी है, ये वाली वैल्यू है इस वाले साइन की, यानी जिसको हमने बनाया था ब्रा। अब ये H एज इट इज और ये जो साइन है वो भी एज इट इज, ये उठा के रख दिया है। देख लीजिए आप, बिल्कुल सेम टू सेम है। देख लो, A1 sin1 प्लस A2 sin2 प्लस A3 sin3, इतना हो गया। अब इसके बाद हमें करना क्या है, ये चीज़ बिल्कुल एज इट इज रही है, इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, कोई भी चेंजमेंट नहीं आया है। हमें करना क्या है, इस H को अंदर लेके गए, मल्टीप्लाई करा दिया पूरे फंक्शन में, तो हो जाएगा A1 H sin1 A2 H sin2 प्लस A3 H sin3। ओके, अब जो अभी पिछले सेक्शन में हम लोगों ने फाइंड किया था H sin इक्वल टू E sin, तो इसका मतलब है H sin1 इक्वल टू E1 sin1 हम लिख सकते हैं बिल्कुल वैसे ही। यहाँ पे H sin1 इक्वल टू E1 sin1 लिखा, H sin2 इक्वल टू E2 sin2 लिखा, और H sin3 इज इक्वल टू E3 sin3 लिखा है। बाकी A1 A2 A3 एज इट इज रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब जब यहाँ पे इस ब्रैकेट का देखो, एक ब्रैकेट ये है हमारे पास और एक ब्रैकेट ये है हमारे पास, तो इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई हमें कराना है। तो आप इस टर्म का मल्टीप्लाई तीनों में कराएंगे। तो सबसे पहले A1 स्टार sin1 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, तो A1 स्टार और A1 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। E1 जो है बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, sin1 इंटू sin1 कितना हो जाएगा 1, क्योंकि ऑर्थोनॉर्मल प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, नॉर्मलाइज है। ओके, अब जो A2 स्टार है, A2 स्टार का जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे A1 में, तो A2 स्टार का A1 में मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, लेकिन जो sin2 है, जब sin2 को हम sin1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो m और n की वैल्यू अलग अलग हो गई, उस केस में वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो फाइनली हमें मिलेगा क्या, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई हमें इसमें कराना है। बाकी के सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे 0। जैसे आप लोगों ने क्लास 11-12 में पढ़ा है, आई कैप का आई कैप से मल्टीप्लाई कराते हैं डॉट में तो 1 आता है, आई कैप का जब जे कैप से डॉट कराते तो वो 0 हो जाता है। वही सिचुएशन यहाँ पे भी है। ओके, तो अब होगा क्या, ये A1 स्टार का A1 में मल्टीप्लाई हुआ तो A1 स्क्वायर आ गया और E1 रहेगा sin1 इंटू sin1 हो गया 1। तो इस तरह से ये हमें इक्वेशन मिल गई, जिसको हमने मान लिया है इक्वेशन नंबर 2। अब दिस इज एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन इन आर्बिट्रेरी स्टेट। जो वहाँ पे E1 है वो कौन सी एनर्जी है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी, इसको आप लोग याद रखेंगे। और जो साइन है वो कैसा फंक्शन है, नॉर्मलाइज फंक्शन है, इसीलिए साइन की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी साइन, क्योंकि यहाँ पे जितना m है उतना ही n है, और इस केस में जब m और n इक्वल होता है तो वैल्यू क्या आती है 1। तो इसके बाद अब देखना है, मैं जो एक सेकेंड इक्वेशन है हमारी वो ये इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये आ चुकी थी, ठीक है। और जो फर्स्ट इक्वेशन हम लोगों ने फाइंड की थी, फर्स्ट इक्वेशन का LHS जो था वो हमारे पास क्या चल रहा था, यहाँ पे लिख देता हूँ, H चल रहा था हमारे पास LHS। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जब हम कंबाइन करेंगे तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिलेगा, देख सकते हैं, E1 लेस देन और इक्वल टू H हैमिल्टोनियन। अब यहाँ पे जो E1 है वो मैं पहले ही बता चुका था कौन सी एनर्जी है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी। अब आपको लग रहा होगा कि अरे सर ये क्या हो गया, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से ये चीज़ कैसे आ गई। तो इसको मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा इसमें क्या है एग्जाम्पल लेके ही आपको बताऊँगा किस तरह से एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए होता क्या है, जैसे हम लोगों ने 3 फंक्शन माने थे, E1 E2 E3 H1 H2 H3 sin1 sin2 sin3 माने थे। अगर हम 2 फंक्शन मान के चलते हैं, ठीक है, जस्ट एक इसको बता रहा हूँ मैं आपको कि ये कैसे आया है, तो एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। अगर हम 2 फंक्शन मान के चलते हैं तो क्या हो जाएगा, H
एच साइन इज इक्वल टू लिख सकते हैं E1 साइन, एच साइन 2 लिख सकते हैं E2 साइन 2, इस तरह से। तो इसके लिए जो दोनों इक्वेशन है वो क्या हो जाएंगी, सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी हमारे पास, A1 साइन 1 प्लस A2 साइन, ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन और ये आ गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। एक बार देख लेता हूँ मैं जो फर्स्ट इक्वेशन है वो सही लिखा है या नहीं। हाँ, फर्स्ट इक्वेशन थोड़ा गड़बड़ हो गया है, फर्स्ट इक्वेशन ये नहीं था, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास दूसरा था। कौन सा था, A1 स्क्वायर E1 प्लस A2 स्क्वायर E2, ये था हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब इन दोनों से मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पे क्या है, A1 और A2 की वैल्यू हमें सोचना है, थोड़ा इसको सोचना पड़ेगा कि A1 और A2 की हमें कौन सी वैल्यू लेना है। भाई कंडीशन ये सेटिस्फाई होनी चाहिए, आप A1 A2 की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन जो कंडीशन है हमारी वो सेटिस्फाई होना चाहिए। तो जैसे अगर हम मान लेते हैं कि A1 की वैल्यू, या डायरेक्ट इसमें लिख देता हूँ, A1 की वैल्यू को मान लेते हैं √3/4, ऐसा मान के चलते हैं, तो उस पर स्क्वायर भी है, प्लस A2 की वैल्यू है उसको भी कुछ मान लेते हैं, सेम ही मान लो, आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये 1 ही आ जाएगा, यानी हमारे पास जो A1 है वो कितना हो गया है, √3/4, और जो A2 है वो भी कितना हो गया है, √3/4। एक बार चेक कर लो ये सही आ रहा है कि नहीं। ये √3/4 कितना होता है, 3/4, 3/4 6/4 हो जाएगा, नहीं ये तो 1 नहीं आ रहा। तो कितनी वैल्यू ले लेंगे, A1 अगर इतना है √3/4 तो ये A2 कितना हो जाएगा, फिर इसको कितना लेना पड़ेगा, इसको अगर हम ले देते हैं √1/4, अगर ये लेते हैं तो क्या आता है, 3/4 प्लस 1/4। हाँ आप सही है, तो 3/4 प्लस 1/4 जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, 1, यानी A2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास √1/4। तो A1 और A2 की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, अब A1 A2 की वैल्यू फाइंड करने के बाद अब जैसे हम मान लेते हैं कि E1 जो था वो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी था, E2 था वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी था, तो ऑब्वियसली बात है कि ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी है वो कम होगी, है ना। और जब हम हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं तो एनर्जी का इंक्रीजमेंट होता है, तो इसका मतलब है कि E1 जो होगा वो E2 से छोटा होगा। तो अगर हम E1 को यहाँ पे लेट कर लेते हैं, मान लो 5 ले लेते हैं इसको, और E2 को हम लेट कर लेते हैं 5 से ज़्यादा, कुछ भी, चलो 10 ले लेते हैं। तो अब हमें निकालना है कि जो H आ रहा है वो कैसा आ रहा है, निकालते हैं भाई देखते हैं। तो H हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू A1 कितना है अपने पास, √3/4 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4, और जो E1 है वो कितना माना था, 5 माना है, प्लस जो हमारे पास A2 है, A2 कितना है, √1/4 इंटू जो E2 है हमारे पास वो है 10। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा ये 15/4 प्लस ये आ जाएगा 10/4, कितना हो जाएगा 25/4, यानी हमारे पास आ गया H कितना आ गया 25/4, और जो H आया है 25/4 वो कितना होगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 6 पॉइंट कुछ आएगा, 4 6 24, 6.25 कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि जो हमें प्रूव करना था भाई, प्रिंसिपल हमारे पास क्या था, ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेस देन और इक्वल टू हैमिल्टोनियन, ये था हमारे पास, इसको हमें प्रूव करना था। तो देखो यही प्रूव तो हुआ है, हैमिल्टोनियन कितना है 6.25 है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी यहाँ पे कितना माना था, 5 माना था, तो ऑब्वियसली बात है जो H आया है वो 5 से तो ज़्यादा आया है ना, तो ये चीज़ हमारी प्रूव हो गई। लेकिन इसमें अभी ये इक्वल वाला सिस्टम प्रूव नहीं हुआ, लेस देन वाला प्रूव हुआ। अब इक्वल कब होगा, जब आप इनमें से किसी एक को 0 ले लोगे, यानी A1 को या A2 को जब आप 0 ले लेंगे तो ये इक्वल भी आ जाएगा। उसको भी मैं करके बता देता हूँ कैसे आएगा, देख तो अगर हमारे पास इक्वेशन तो वही है, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और H का इक्वेशन हमारे पास कितना था, A1 स्क्वायर E1 प्लस A2 स्क्वायर E2, ये हमारे पास दो इक्वेशंस थे।
तो अब हमें देखना है कि ये EGS जो है वो H के इक्वल कब होगा, किस केस में इक्वल होगा। अगर हम A1 को 1 मान लें और A2 को हम कितना मान लें, 0 मान लें, तो शायद इस केस में ऐसा आ जाएगा। देखते हैं चलो। तो E1 को हम 5 ही ले लेते हैं और E2 कितना हो जाएगा, इसको हम 10 मान लेते हैं। चलते हैं करते हैं सॉल्व, देखते हैं क्या आता है। H इज इक्वल टू A1 1 है, E1 5 है, प्लस अब ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा क्योंकि 0 है। तो यहाँ पे जो H आया है वो हमारे पास आ चुका है 5 और ग्राउंड स्टेट एनर्जी में हमारे पास कितना था, 5 था। तो इसमें ये प्रूव हो चुका है जो EGS है वो या तो H के हमेशा इक्वल होगा या फिर लेस देन होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे वेरिएशन मेथड क्या होता है। आज हमने देखा है वेरिएशन प्रिंसिपल के बारे में। थैंक यू वेरी मच।